गाइस, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने लेके आई हूं सीआरपीसी का पार्ट फर्स्ट। आप सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में सीआरपीसी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सीआरपीसी कब आया, कब लॉ कमीशन बना और कब उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए, क्या होता है सीआरपीसी, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टोटल चैप्टर 37 484 सेक्शंस हैं, तो आप मेरा पहला वीडियो देखें, उसके बाद ये सीआरपीसी फर्स्ट स्टार्ट करें। तो चलिए आइए देखते हैं हम सीआरपीसी क्या कहता है, किस तरीके से हमें सेक्शंस लर्न करने हैं। एक्चुअली में लॉ जो है वो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। लॉ इज़ नथिंग, लॉ इज़ कॉमन सेंस। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कब इनेक्टमेंट में आया? 1 जनवरी 1974 को ये इनेक्टमेंट में आया। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसका कि इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटरी फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी से एग्जीक्यूशन का सेपरेशन इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो टोटल चैप्टर 37 है, मैंने बता दिया था 37, 73 का उल्टा कर दो तो 37 चैप्टर हो जाएंगे। सेक्शन फर्स्ट जो है वो टाइटल की बात करता है, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे इंडियन एविडेंस हो, एक्ट हो, ये सब टाइटल की बात करते हैं। तो एक और हम चीज़ भूल गए, एक्ट कौन सा है? ये एक्ट नंबर ये 2 है। क्या कोई बता सकता है ये एक्ट कैसे डाले जाते हैं? एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 3? अगर नहीं पता है तो मेरी सीपीसी की सेकंड वीडियो देखिए, मैंने उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2 किस तरीके से डाले जाते हैं। तो सीआरपीसी जो है वो एक्ट नंबर 2 में आता है। और अब आईपीसी और सीआरपीसी को एक साथ लेके चलेंगे। आईपीसी के सेक्शंस आपको याद होंगे। आईपीसी जो है वो सबस्टैंटिव लॉ का पार्ट है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। आईपीसी जो है सबस्टैंटिव लॉ का पार्ट है, यानी वो राइट एंड लायबिलिटीज बताएगा कि पर्सन ने कोई ऑफेंड किया, यानी घर में चोरी की तो उसका पनिशमेंट कितना होगा, कितने साल की उसको सज़ा होगी, फ़ाइन कितना लगेगा, और एक्सटॉर्शन हुआ या हाउस ब्रेकिंग की या कोई थेफ्ट हो गया तो, या फिर रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, तो उसमें क्या बंदे ने जब ये सारे कांड किए, ऑफेंस किया, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा और उसकी प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेगी वो हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे। तो आईपीसी में हमें ऑफेंस क्या है, किस टाइप का है, उसकी डेफिनेशन, कितना पनिशमेंट है और उस पनिशमेंट का प्रोसीजर किस तरीके से होगा वो सीआरपीसी फॉलो करेगा। वो सीआरपीसी पे छोड़ दीजिए, वो केवल आईपीसी बताएगा कि भैया इस बंदे ने ऑफेंस किया है, इसको इतना पनिशमेंट मिलेगा और इतना उसका जुर्माना होगा। यहाँ बताएगा कि किस तरीके से ऑफेंडर को लाया जाएगा। ऑफेंस हुआ, एफआईआर होगी, कॉग्निजेबल केस है और नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उस केस हो गया क्लियर। तो आईपीसी के सेक्शंस आपको लर्न करने हैं और यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन देगा कि अगर किसी ने चोरी की है तो उस बंदे के खिलाफ़ रिपोर्ट कराई जाएगी, रिपोर्ट करा के उसको, अगर वो उसको जेल में डाला जाएगा, जेल में डालने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद अगर ऑफेंडर जो है उसने अगर ऑफेंस किया है, अगर वो कोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो वो कन्विक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता है प्रूफ तो वो एक्विटल हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसीजर है जो यहाँ पे दे रखा है। तो पहले टाइटल की बात करते हैं। सेक्शन 1 जो है टाइटल की बात करता है। सेक्शन 1 में क्या दे रखा है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ और मैं कब एनफोर्समेंट में आया। तो टाइटल बात करता है कि मेरा कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से मैं जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होने लगूँगा, यानी मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होऊंगा, एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। केवल नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में मैं सेक्शन वो चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 पे अप्लाई होऊंगा। चैप्टर 8 जो है वो सिक्योरिटी फॉर कीप पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर की बात करता है ये चैप्टर। चैप्टर 10 जो है और चैप्टर 11 प्रिवेंशन ऑफ पुलिस की बात करता है और चैप्टर 10 जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है।
तो यानी ये कहता है टाइटल कि मैं पूरे इंडिया पे अप्लाई होऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर पे भी मैं अब अप्लाई होऊंगा 31 अक्टूबर 2019 से। मैं अप्लाई नहीं होऊंगा केवल चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 को छोड़कर मैं नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होऊंगा। ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन, जो ट्राइबल एरियाज़ में असम जो आता है वो 20 पैरा 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया जो होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, वही यहाँ पे ट्राइबल एरिया का मतलब है। और इन्होंने एक बात बोली कि ट्राइबल एरिया जो यानी मैं नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं होऊंगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन दे के वहाँ पर इस CRPC को अप्लाई करवा सकती है। कहाँ पे? नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में। तो आपको समझ में आ गया। CRPC नाम है मेरा, 1973 को आया, एक्ट नंबर 2 हूँ मैं, और एनफोर्समेंट मेरा 1 जनवरी 1974 को हुआ। मैं एंट्री नंबर 9 में फॉलो कर रहा हूँ। जब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई जब से हुआ तो वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैं एंट्री नंबर 9 पे हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा नया जुड़ा है, ध्यान रखना इसको। दूसरा सेक्शन 2 उठा लो, चाहे CRPC उठा लो, चाहे CPC उठा लो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट उठा लो, सब में डेफिनेशंस दे रखी है। 2 में डिफ़ाइन है, IPC को छोड़कर, सॉरी। तो 2 में क्या है? डेफिनेशंस हैं, देखते हैं डेफिनेशन। 2A जो है बेलेबल की बात करता है। कैसे याद करोगे? अच्छा, हर एक डेफिनेशंस को एक सिस्टम में लिखा गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, उसमें ऑफ़र होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस होगा, प्रॉमिसर होगा, प्रॉमिसर प्रॉमिसी होंगे, उसके बाद जो है वो कंसिडरेशन होगा। तो एक सीक्वेंस है, फिर कंसिडरेशन होगा, एग्रीमेंट बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसे भी यहाँ पे क्या होगा, सब एक सीक्वेंस में चलेगा कि, और ये क्या होगा? अल्फ़ाबेटिक होगा। जैसे B से है तो आप देखते हो C D E, इस तरीके से वो अल्फ़ाबेटिकली होगा। 2A में क्या है? बेलेबल, एलेबल, बेलेबल, ऐसे याद रखना। A B, एलेबल, बेलेबल। तो बेलेबल ऑफेंस दे रखा है। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो शेड्यूल 1 में कॉलम नंबर 5 में दे रखे हैं। तो आपको बता दूं, आप बेयर एक्ट को खोलोगे तो बेयर एक्ट में पीछे की साइड में एक कॉलम दे रखे हैं, वहाँ पे 5 कॉलम है। पहले कॉलम में सेक्शन की बात करता है, जैसे मैं किस IPC के किस सेक्शन में हूँ। जैसे मान लो 307 मर्डर का केस है, 302 मर्डर का है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो मर्डर वाला हो गया सेक्शन 1 सेक्शन में आ गया वो। उसके बाद क्या है, क्या ऑफेंस है उसका, यानी सेक्शन का नाम आ गया, सेक्शन का नाम 302। और उसके बाद ऑफेंस कौन सा है? ऑफेंस में आ गया ये मर्डर का केस है। उसके बाद पनिशमेंट की, जिसने मर्डर किया उसको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा या डेथ पेनल्टी होगी, और एक्सटेंड फॉर 10 ईयर्स, ये उसका पनिशमेंट हो गया। तो तीसरा कॉलम में क्या आ गया? पहले में सेक्शन, दूसरे में ऑफेंस, तीसरे में पनिशमेंट, और चौथे में क्या आ जाएगा? चौथे में आ जाएगा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो बहुत ज़्यादा हीनियस और सीरियस क्राइम है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। जैसे मर्डर हो गया, जैसे डेकॉइटी विद मर्डर हो गया, जैसे रेप हो गया, यह आपके हीनियस क्राइम है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है। और नॉन कॉग्निजेबल वो हो गए जो लेस सीरियस नेचर के हैं, जो छोटे मोटे हैं, जैसे चोरी कर ली, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर लिया, हाउस ट्रेसपास हो गया, तो वो सारे छोटे मोटे केसेस, चीटिंग, वो सारे नॉन कॉग्निजेबल में आएंगे। तो कॉलम नंबर 5 में क्या आ जाएंगे? नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल। कॉलम नंबर 4 में कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और यहाँ बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो पहले सेक्शन में सेक्शन कौन सा सेक्शन है, दूसरे में क्या ऑफेंस है उसका पनिशमेंट कितना होना चाहिए, तीसरा कॉलम, और चौथा कॉलम जो है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये ऑफेंस किस टाइप का है, और पांचवा जो होगा वो क्या कहलाएगा कि बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल है, यानी बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है, बेल मिल जाएगी या बेल नहीं मिलेगी।
और लास्ट वाला जो होता है वो 6 किस कोर्ट में ट्रायल होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता तो चले कि किस कोर्ट में ये जो है ये जो ऑफेंस हुआ है किस कोर्ट में चलेगा, तो ट्रायल ऑफ कोर्ट। ये आपका इस तरीके से आप बेयर एक्ट खोलोगे तो बेयर एक्ट में पीछे की साइड में दे रखा है। देखो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि जब भी मेरी वीडियो देखो सबसे पहले अपना बेयर एक्ट ओपन कर लो। जो न्यू है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सीआरपीसी किस तरीके से पढ़ना है, सीपीसी किस तरीके से पढ़ना है, पैटर्न समझ में आ जाए तो आपके एक स्टोरी बन जाए दिमाग में, तो यू कांट फॉरगेट अ लॉन्ग टाइम, यानी आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा कि किस तरीके से स्टोरी में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलेबल में क्या हो गया, यानी 2A में आपका बेलेबल क्या है, ये शेड्यूल फर्स्ट कॉलम नंबर 5 में दे रखा है, और बाय टाइम बीइंग इन फोर्स। टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब कि इसके अलावा यानी सीआरपीसी के अलावा भी अगर कहीं ऑफेंस की डिटेल दे रखी है तो वहाँ पे भी ये वैलिड होगा। जैसे पुलिस एक्ट में दे रखा होता है, अनदर जितने भी हैं, जैसे जितने भी ऑफेंडर के एक्ट है उनमें ये सब वेलेबल होगा। तो बेलेबल ऑफेंस उनमें भी इसी का मतलब यही होगा। बेलेबल जिसमें बेल मिल जाती है, शेड्यूल फर्स्ट कॉलम नंबर 5 में आएगा। अब यहाँ पे नॉन बेलेबल को कहीं से भी अलग से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो हम यहीं पे बता देते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो चैप्टर 33 में दे रखे हैं। 436 में कौन से बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, कब बेल मिलेगी, कैसे बेल मिलती है, वो सारा प्रोसीजर दे रखा है। देखो धीरे धीरे चलेंगे, अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ। आज मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस वाला पार्ट करा पाऊँगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको हर एक छोटी से छोटी नॉलेज मिलती रहेगी। 2A में हो गया। अब यहाँ पे किस चैप्टर 33 जो है वो बेल एंड बॉन्ड की बात करता है, और वहाँ पे 436 जो है बेलेबल की बात करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात भी यहीं पे हुई है, किस केस में बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अदर देन बेलेबल ऑफेंसेस, वो आपके नॉन बेलेबल हो गए। नॉन बेलेबल कौन से होंगे, जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नेचर के होंगे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम होंगे, वो जो है वो नॉन बेलेबल होंगे। बेलेबल जिसमें बेल पॉसिबल है तो वो आपके बेलेबल हो गए। यानी हम बोल सकते हैं मोर देन 3 इयर्स के केसेस में नॉन बेलेबल वाली सिचुएशन आ जाती है, और लेस देन 3 इयर्स के पनिशमेंट में बेलेबल वाले ऑफेंसेस के चांसेस होते हैं। यह आपका हो गया 2AB, यानी कैसे याद करना है, एलेबल बेलेबल। चैप्टर 33 436 से लेके 450 में, यहीं 437 में एंटिसिपेटरी बेल की भी बात करता है। इसके बाद 2B चार्ज की बात करता है। चार्ज कैसे लगेगा, यानी चार्ज क्या होता है, मोर देन एनी हेड ऑफ चार्ज। यानी चार्ज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑफेंडर के बारे में बताएगा, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एक्चुअली में प्रॉपर डेफिनेशंस तो यहाँ पे मुझे तो अच्छी लगी नहीं ये वाली डेफिनेशन, तो क्यों ना हम चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। जो एडजुडिकेशन के द्वारा फॉर्मली एक्सप्रेस किया गया है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑफेंडर्स को बताता है कि तुमने ये काम किया है, इस पे तुम्हारे फ्रेम होंगे चार्जेस। तो चार्ज फ्रेम जो है वो कहाँ है, चैप्टर 17 में हम पढ़ेंगे। 211 से 224 में ये एक्सप्लेन किया गया है, तो आप देख लेना एक बारी। बेयर एक्ट को देख के साथ साथ इंडेक्स की कॉपी, मैंने बोला था बेयर एक्ट रख लो, पास में इंडेक्स की कॉपी रख लो। इंडेक्स की कॉपी को फटाफट देखते चलो। जैसे मैंने बोला चार्ज, तो आप फटाफट से 211 से 224 तक एक बार देख लो कि हाँ इसमें चार्ज दे रखा है। तो आपको क्या होगा इससे, सबसे बड़ी बात फैक्चुअल भी याद हो रहा है और कॉन्सेप्चुअल भी। कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करती चल रही हूँ, इसके साथ अगर पूछ लेता है चार्ज किस में है, चार्ज के सेक्शंस किस में हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बेलेबल ऑफेंस किस चैप्टर में है, चैप्टर 33। कहाँ से कहाँ तक है, 436 से 450 तक। इसके बाद हम बात करते हैं सी कॉग्निजेंट। देखो सीक्वेंस में याद रखना, एच आया यानी बी चार्ज। आरोप हिंदी में बोलते हैं इसको, बारोप आरोप, बीसी चार्ज। एच आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ आप देखना ए आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, तो सब अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं। ए बी सी डी के बाद जी बाद में आता है, फिर उसके बाद एम बाद में आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 2C क्या है, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस वो होता है
पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेंस ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना वो ऑफेंडर को गिरफ्तार कर सकता है। तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। ये कहाँ डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो अपने मन से तो कुछ नहीं बनाएंगे, जो बेरेक्ट में लिख दिया है वही लाइन पढ़ेंगे। तो कहाँ है, शेड्यूल फर्स्ट में कॉलम नंबर 4 में ये कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है। कॉग्निजेंस जो है वो कौन से होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट जो है मजिस्ट्रेट की, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, तो वो आपके पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट। डी में एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लेंट क्या होती है, एनी एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, तो वो आपका कंप्लेंट कहलाएगा। कंप्लेंट कॉग्निजेंस एंड नॉन कॉग्निजेंस दोनों ही सिचुएशन में हो सकती है। इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। 156(3) की एप्लीकेशन, जब FIR दर्ज नहीं होती तो 156(3) की एप्लीकेशन लगती है। 156 का 3 क्लॉज, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। तो जैसे मान लो किसी की अगर FIR नहीं लिखी हुई तो किसी बंदे ने जो है वहाँ पे जाके कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के आगे कर दी, तो मजिस्ट्रेट जो है उस पर संज्ञान ले सकता है। तो पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ये दोनों ही केस में हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल, दोनों ही सिचुएशन में जो है ये क्या होगी, कंप्लेंट होगी। इसके बाद ये किस चैप्टर में है, चैप्टर 15 200 से लेके 203 तक। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट कहाँ डिफाइंड है, हाई कोर्ट ई में डिफाइंड है, हाई ऐसे याद रखना, हाई ई, हाई कोर्ट ई में डिफाइंड है। और ये यहाँ पे CPC में 27A में हमने पढ़ा था। हाई कोर्ट यहाँ पे किसी भी स्टेट, एक स्टेट का पर्टिकुलर हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मान लो यूपी का आपका हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इसके अलावा दो स्टेट्स के, 2 यूनियन टेरिटरी के या एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अंडमान निकोबार एंड कलकत्ता का कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया। और पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का पर्टिकुलर हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये सारा हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है, हाई कोर्ट डिफाइंड है। और यहाँ कहाँ पे डिफाइंड है हाई कोर्ट, यहाँ पे भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 366 का डेफिनेशन में दे रखा है। इसके बाद F जो है इंडिया, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हाई यानी टू ए बेलेबल, टू बी चार्ज, C कॉग्निजेंस, D कंप्लेंट, और E जो है हाई कोर्ट। F इंडिया में फ्लैग उड़ता है, ठीक है। तो इंडिया में फ्लैग F से याद रहेगा। इंडिया एक्सटेंड के बारे में यहाँ डेफिनेशन से हमने पढ़ी थी CPC में 2 का 7B में। इसके बाद हम बात करते हैं G इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी होती है अदर देन ट्रायल। तो यहाँ याद रखना Q जो आ रहा है ना, ऐसे समझना Q G सिमिलर सा है ना। तो अब यहाँ पे भी देखो D के बाद Q आया है और Q के बाद यहाँ V आया है, तो ऐसे याद रखो, सीक्वेंस में याद रखना है, आपको याद होगा। यानी D आएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप देख लेंगे। अच्छा इंडिया था, इंडिया जो है वो किस में है, इंडिया जो कौन से उसमें है, 2 का F में। इंक्वायरी है 2 का G में। इन्वेस्टिगेशन है 2 का H में, यानी V आ रहा है। तो इंक्वायरी क्या है, अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी जो है केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये इंक्वायरी हो गया। टू इंक्वायरी हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 20 में 300 से लेके 327 तक हम चैप्टर 24 में इंक्वायरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यही है पूरा क्रिक्स CRPC का, कि FIR कब लॉन्च होती है, कौन कराता है, FIR का परफॉर्मा कैसा होता है, केस डायरी क्या होती है, पुलिस डायरी क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, चालान क्या होता है, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी और प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लगातार वीडियो में, और चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, तो सारे लॉ स्टूडेंट, चाहे वो LLB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये वीडियो
काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब सेक्शन याद हो गए विद चैप्टर, यानी आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों लर्न हो जाएंगे और एक स्टोरी फॉर्म में आपको लर्न होंगे। तो अगर आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे हम चलते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की, इन्वेस्टिगेशन 2H में आता है और ये 154 से लेके 176 तक है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच इज़ मेड बाय, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्हें 90 दिन के अंदर जमा करनी होती है। 60 दिन 90 दिन एक्सटेंडेड डेज़ हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और वो मजिस्ट्रेट के सामने वो रिपोर्ट रखनी होती है। तो उसको हम चालान रिपोर्ट भी बोलते हैं, जो 173 सेक्शन में दे रखी है। देखो, सेक्शन लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक फिर दोबारा से बोल रही हूँ, क्योंकि आप ये थोड़ी बोलोगे कि अच्छा कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने, ये सुना होगा ना 156(3) की एप्लीकेशन लगी है, FIR लॉन्च हुई है, केस डायरी मंगाया है, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपको सेक्शन तो पता होनी चाहिए किस सेक्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, अब आ गया H के बाद आई आता है, फिर आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। आई आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे याद रखना जुडिशियल। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी, यानी इंक्वायरी और ट्रायल वाला प्रोसेस जो है वही जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। यानी एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है कोर्ट के अंदर, वही जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। कोर्ट में इंक्वायरी होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उसके बाद ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद फिर केस को जो है बाइंड अप किया जाता है। तो वो हो गई जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके बाद जे का मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे जे जो लोकल जुरिस्डिक्शन जो है चैप्टर 13 में दे रखा है 177 से 189 तक, कि किस का जुरिस्डिक्शन क्या होगा। कि अगर मामले जो हैं चोरी से और वैसे छोटे मोटे मामले हैं तो कहाँ जाएंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, CAJM के पास जाएंगे, या जो भी है आपके जूनियर डिवीज़न में जाएंगे। ये इस तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, तो इस तरीके से कौन सा इसका लोकल जुरिस्डिक्शन होगा कि मथुरा एरिया है, जैसे मैं मथुरा की हूँ तो मथुरा एरिया में मार्ट का है, आपका गोवर्धन का है तहसील, तो उनका पर्टिकुलर एक मथुरा के अंदर कोर्ट में डिसाइड होगा कि मथुरा के केसेस जो हैं, कोतवाली वाले केसेस यहाँ सुने जाएंगे, राया वाले केसेस यहाँ सुने जाएंगे, मथुरा वाले। तो इस टाइप से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा कि जो किस एरिया में कौन सा किस एरिया में कौन सा कोर्ट वाला पार्ट आएगा और कहाँ पे ये केसेस स्टडी होंगे। ठीक है, के जो है तो जुरिस्डिक्शन, जे से जुरिस्डिक्शन याद रखना, जे जुरिस्डिक्शन। KM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो अपॉइंट होते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है सेक्शन 8 में है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। उसमें दे रखा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वहाँ पे जो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो KM किलोमीटर याद रखना, किलोमीटर। तो किलोमीटर ऐसे याद रखें, श्याम ने राम से कहा 1 किलोमीटर चल, 1 किलोमीटर चल लो। तो L मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने 2C में पढ़े थे, कॉग्निजेंस ऑफेंस जिसकी FIR होती है 154 में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सेक्शन 155 में आता है, चैप्टर 12 का ही पार्ट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अदर देन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे है? शेड्यूल 1 कॉलम नंबर 5 और बाय टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी इसके अलावा भी दूसरे किसी एक्ट में दे रखा है तो वो वही यही वाला ऑफेंस मान्य होगा। तो ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, बेसिकली क्या डिफरेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होता है। विदाउट वारंट में मजिस्ट्रेट की यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही अरेस्ट किया जाएगा बंदे को।
कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत ही हीनियस क्राइम है, यानी वो बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस में होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कम सीरियस नेचर के होते हैं, छोटे मोटे केसेस होते हैं। इसमें जो है कॉग्निजेंस ऑफेंसेस में पुलिस के अलावा भी दूसरे पर्सन जो है, अगर उनको लगता है कि ये हीनियस क्राइम है, होने वाला है या हो चुका है, तो एनी अदर पर्सन या प्राइवेट पर्सन भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है कि छोटे मोटे केसेस में केवल पुलिस ही इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे दूसरे पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है बहुत ज़्यादा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या क्या होंगे? मर्डर किया, डेकॉइटी विद मर्डर, रेप केसेस जो हैं 376 ऑफ आईपीसी में दे रखा है, मर्डर 302 ऑफ आईपीसी ये हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं? चीटिंग हो गया, आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया, और ये थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब एम में क्या है? नोटिफिकेशन। तो MN कैसे याद रखोगे? राम ने श्याम से कहा 1 किलोमीटर चल लोगे ना, 1 किलोमीटर चल लोगे ना, लोगे ना, L लोगे L ना N, 1 किलोमीटर KM, 1 किलोमीटर KM। श्याम ने राम से कहा 1 किलोमीटर चल लोगे ना, मना मत करना, MN मना मत करना। M में आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होगा? जिस कोड में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या के द्वारा जो नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वही है नोटिफिकेशन। मैंने जैसे बताया कि ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब अप्लाई होता है, लेकिन ये नागालैंड एंड असम एरिया पे अप्लाई नहीं होता, ट्राइबल एरियाज़ में। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन दे के गजट में वो पब्लिक कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद एन में आपकी बात करते हैं, एन में आ जाते हैं ऑफेंस। तो क्या होते हैं ऑफेंस? ऑफेंस जो है 2N में डिफाइंड है। तो यानी क्या क्या? राम ने श्याम से कहा 1 किलोमीटर चल लोगे ना, मना मत करना। तो श्याम कहता है नो 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 नो। तो राम कहता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज खड़ा है वहाँ पे प्लेस पे, क्यों मना कर रहे हो, पुलिस रिपोर्ट लग जाएगी। तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बना लेना, मैं बता दूंगी पहले। एंड में ऑफेंस आता है। ऑफेंस जो है वो यहाँ पे एक्ट और ओमिशन की बात करता है और टाइम बीइंग इन फोर्स। और ऑफेंसेस हैं आपके। ऑफेंस में मैंने बता दिया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बिलेबल, नॉन बिलेबल। सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी दे रखा है ऑफेंस, लेकिन वहाँ पे क्या देखा है? एनीथिंग वर्ड दे रखा है, यहाँ पे एक्ट और ओमिशन दे रखा है। एनीथिंग कुछ भी जो है सोशल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में काम हो रहा है या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, वही ऑफेंस कहलाएगा। और एक्ट और ओमिशन हो रहा है तो वो आपके यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है सीआरपीसी में, वो यहाँ पे ऑफेंस कहलाएगा। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज, ओ में ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में किसी कारण वो बीमार हैं या कोई अनदर प्रॉब्लम है तो ऑफिसर इंचार्ज जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो जो है कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होने चाहिए। तो ये याद रखना, कांस्टेबल की ऊपर से रैंक वाले बंदे को ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा। तो ऑफिसर इंचार्ज, ओ से ऑफिसर इंचार्ज हो गया। पी प्लेस, प्लेस क्या होता है? प्लेस जहाँ पे आपका हाउस है, बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल्स हैं, जो वो यही सारे वो हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों तू क्यों प्लीडर है? क्यों प्लीडर, QP हो गया। और यहाँ पे किस सेक्शन में दे रखा था? ये CPC में हमने पढ़ा था 2 का 15 में, सेम वही है। प्लीडर कौन होते हैं? जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लीडर आपके वकील हो गए, हम और आप जो है वो प्लीडर हो गए। तो क्यों में प्लीडर हो गया। तो यहाँ पे कैसे याद करोगे? राम ने श्याम से कहा 1 किलोमीटर चल लोगे ना, मना मत करना है मैन। तो श्याम कहता है नो नो नो। तो राम क्या कहता है? ऑफिसर इंचार्ज उस प्लेस पे खड़ा है प्लीडर के साथ, रिपोर्ट हो जाएगी, चलना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे याद रखोगे ना। तो प्लीडर क्यों हो गया? आर में रिपोर्ट हो गई,
पुलिस रिपोर्ट 2 आवर में पुलिस रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित की जाती है कि भाई ये एक चालान बन गया है, ये 173 सेक्शन में है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। तो आर से रिपोर्ट याद रखना, आर आ रहा है इसमें। इसके बाद पुलिस स्टेशन एस, एक प्लेस जहाँ पे पुलिस जो है ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वहाँ एक कमेटी बनती है और जितने भी सोसाइटी के बीच में जितने भी क्राइम होते हैं उनकी सारी रिपोर्ट उस स्टेशन में जाके होती है, जिसको हम पुलिस स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन डिफाइंड है, पी एस से यहाँ पे स्टेशन याद रखना। टी प्रिस्क्राइब्ड है, पीटी प्रिस्क्राइब्ड जो है इस कोड के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं वही प्रिस्क्राइब्ड कहलाते हैं। 2T हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यू आर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे सेक्शन 24 में है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हमने CPC में भी पढ़ा था। जिसने मेरा CPC का लेक्चर ढंग से देखा है वो ज़रूर बताओ किस सेक्शन में था। 2 का 17 क्लॉज में, 2 का 17 में दे रखा था CPC में। और यहाँ पे टू यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू आर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस आई एम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विच आर गिवन अंडर सेक्शन 124 ऑफ CRPC। तो वहाँ हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन होता है, वो सारी डिटेल, किस तरीके से ये अपॉइंट किए जाते हैं। वी में आ जाता है सब डिवीज़न। हर एक स्टेट का अपना डिवीज़न होगा, अपनी एक ब्रांचेज होगी, एक जगह तहसीलदार अपॉइंट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट होंगे, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट होंगे और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी है उसके अंदर छोटे छोटे कोर्ट्स भी अपॉइंट होंगे। तो वो सारा सब डिवीज़न दे रखा है जिसको हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। देखो जो मैं छोड़ती जा रही हूँ या थोड़ा बहुत बताती जा रही हूँ वो अगले सेक्शंस में प्रॉपर वे में बताया जाएगा। उसके बाद W में आता है समन। समन जो है वो 61 से लेके 69 में के बीच में होता है। समन क्या होता है? समन जो वारंट केस नहीं होते उनको समन कहते हैं। और समन जो है वही समन है जो हमने CPC में पढ़ा था। ऑर्डर 5, मेरे साथ साथ बोलो, ऑर्डर 5 सेक्शन 27 to 32 समन के थे। यहाँ पे सेक्शन 61 से लेके 69 तक समन है। समन क्या होता है कि किसी बंदे के की FIR की गई है, तो FIR की गई है तो कोर्ट में उस बंदे को बुलाया जाएगा। उसको बुलाने के प्रोसेसिंग को समन कहते हैं। वो बंदा आ जाएगा, तो ठीक नहीं आता है तो किसी पर्सन के थ्रू, कोर्ट के पर्सन के थ्रू जो है उसके घर के आसपास अगर वो नहीं मिलता है तो कॉपी चिपकाए जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद क्या होता है, वारंट इशू। तो वारंट का इसमें है 2X में है वारंट, जिसको सेक्शन 70 से 81 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे चैप्टर। तो वारंट क्या है? जो वारंट जो है वो जो डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और एक्सीड मोर देन 3 इयर्स वाले, मोर देन 2 इयर्स वाले केसेस हैं, उनमें वारंट इशू होते हैं। और समन जो है जिसमें लेस देन 2 इयर्स और डेथ और यानी लेस देन 2 इयर्स वाले जो हैं केसेस जो हैं, ऑफेंस जो हैं, उनमें समन इशू किया जाता है। और वारंट इशू जो है उन केस में किया जाता है इसमें लेस देन मोर देन 3 इयर्स लाइफ और डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ, यानी चाहे वो मर्डर हो गया, चाहे वो रेप का केस हो गया, किडनैप का केस हो गया। तो बड़े ऑफेंसेस, हीनियस क्राइम में जो है क्या होगा, वारंट इशू किया जाएगा। रॉबरी वाले केसेस में भी वारंट इशू किया जाएगा। और छोटे मोटे केसेस में समन इशू कर दिया जाएगा। किसी की चोरी कर ली, किसी की पॉकेट में हाथ डाल दिया, किसी के घर में घुस गए और किसी को चीटिंग कर दी किसी के साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, तो वो सारा आपका समन में आ जाएगा। समन ट्रायल जो है वो चैप्टर 20 में दे रखा है और वारंट ट्रायल चैप्टर 19 ऑफ CRPC में दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं WA बात करता है विक्टिम की। विक्टिम कौन है, क्या होता है विक्टिम? तो अ पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी बाय द लॉस और इंजरी, वही आपका कहलाएगा कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन। तो आप देख लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ। विक्टिम कौन होगा? जो लॉस और इंजरी से सफ़र हुआ है, जिसने सफ़र्ड किया, यानी अगर रेप का केस हो गया तो रेप केस में जो गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम हुई है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो आपका विक्टिम हो गया। तो विक्टिम वही हो गया। और विक्टिम जो है 2WA में डिफाइंड है। और ये कब आया था? ये आपका 2009 में 30 दिसंबर 2009 में ये ऐड हुआ था। तो WA यहाँ पे हो गया। इसके बाद बाई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन,
तो यहाँ पे जो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन नहीं है, ये वही डेफिनेशन फॉलो करेगा जो आईपीसी में दे रखी है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना बेरेक निकाल के उसको फटाफट से रीड कर लीजिए, आपको टिप्स पे होगा। और हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे बनता ही है, तो क्यों ना इसको प्रॉपर। और हमेशा जब सेक्शन पढ़ो तो उसके आगे जो जो सेक्शन इसके से मिलते जुलते हैं वो सारे इसके पास ही लिख लो, इसके चैप्टर्स लिख लो और इसके सेक्शन लिख लो। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडेक्स की कॉपी फ़ोटोकॉपी करा लो और फ़ोटोकॉपी करा के उसी के आगे लिख दो, आपके लास्ट टाइम में बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। 2A में बेलेबल ऑफेंस, B में चार्ज, C में कॉग्निजेंस, D में कंप्लेंट, E में हाई कोर्ट, F में इंडिया, G में इंक्वायरी, H में इन्वेस्टिगेशन, I में जुडिशियल प्रोसीडिंग, J में जुरिसडिक्शन, K में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, M में नोटिफिकेशन, O में ऑफेंस, O में ऑफिसर इंचार्ज, P में प्लेस, Q में प्लीडर, R में रिपोर्ट, S में पुलिस स्टेशन, T में प्रिस्क्राइब्ड, U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, V में सब डिवीज़न, W में समन, X में वारंट, WA में विक्टिम, लास्ट में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे आप जब मुझे लाइक करोगे या मेरे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मैं बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर समझ में आ रहा है, तो मुझे इससे कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट हम CRPC का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ से हम सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।